जनादेश आ गया और दोपहर 12 बजे जो स्थिति बनी थी फिर वो आगे तक रही, बल्कि इनफैक्ट हम देख रहे हैं महायुति के लिए चीज़ें और ज़्यादा मजबूत होती चली गई। बड़ा उत्साह का माहौल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। इस उत्साह को इसी से देखिए कि अभी झारखंड पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र की जीत बहुत बड़ी है। झारखंड में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर। हाँ, सहयोगी दलों से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा जो है पूरी नहीं हुई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जादू बरकरार रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ में आरजेडी या अदर्स में आप जो देख रहे हैं कुछ सीटें आरजेडी की हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन जो है उसने अच्छा काम किया। लेकिन आज चर्चा ज़्यादा महाराष्ट्र पर हो रही है, होनी भी चाहिए। बिलाल सब्जवारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी बहुत मदद करते रहे हमारी महाराष्ट्र को समझने में, वो लगातार बने हुए हैं भारत एक्सप्रेस के साथ। जयप्रकाश जी, पहले मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं। हम काफ़ी बातचीत इस पर कर चुके हैं सुबह उस समय पर जब रुझान आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम ठीक ही डिस्कशन कर रहे थे कि यही जो है आगे नतीजों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रुझान उस समय बहुत बड़ा गैप ले चुके थे महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में। एक और चर्चा का विषय बना है कि हम लोग बहुत भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में या वो क्यों जीते पर एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है एनालिसिस इस बात पर भी होनी चाहिए कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी हारी क्यों। उनके पास ऐसी कौन सी कमियां रह गईं या कौन से ऐसे मैसेजेस थे जिसको बुरी तरह से खारिज किया है महाराष्ट्र की जनता ने। बिल्कुल सही सवाल है प्रवीण जी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और फिगर मेरे पास आया है, अभी जस्ट मेरे हाथ में ये आया है कि नोटा ने भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवारों के खेल बिगाड़ दिए हैं। माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे, सदा सरवणकर वहां पर कई बार के विधायक और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार थे और सदा सरवणकर को बिठाने की बहुत कोशिश की गई, वो नहीं बैठे और ऐसा लग रहा था कि सदा सरवणकर लड़ाई में है। लेकिन जीता कौन? जीता उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। वो उनकी जो जीत हुई है वो इतने कम मार्जिन से हुई है, 2,500 के मार्जिन से। और नोटा को वहां पर जो नोटा को जो वोट मिले हैं, मतलब नोटा के लिए जो बटन दबे हैं वो करीब 3,000 हैं। ऐसे ही अणुशक्ति नगर जहां पर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक जीती है अजीत पवार की पार्टी से, वहां पर नोटा को 3,884 वोट मिले हैं और सना मलिक जो जीती है वो करीब 2,000 वोट से जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि नोटा ने भी कुछ उम्मीदवारों के खेल बिगाड़ दिए हैं। जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, सीट बंटवारे को लेकर उनका पिक्चर क्लियर अंत समय तक नहीं हो पाया था। जब उम्मीदवारी भरने का आखिरी नामांकन का दिन था, हमारी चर्चा हो रही थी उस समय भी, नामांकन के दिन के एक दिन पहले कुछ सीटों को डिक्लेयर किया गया, जिसमें अंधेरी की सीट फंसी हुई थी, मीरा भाईंदर की सीट फंसी हुई थी, वर्ली की माहिम की सीट फंसी हुई थी और वर्सोवा में कांग्रेस लड़ेगी या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ेंगे, इसमें कुछ पिक्चर क्लियर था नहीं। आखिर में वर्सोवा की सीट उद्धव ठाकरे ने ले ली, जो माहिम की सीट है वो उद्धव ठाकरे ने ले ली, बैंड्रा ईस्ट की सीट उद्धव ठाकरे लड़ गए और जो मीरा भाईंदर है वहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया। अंधेरी ईस्ट की सीट पर जो है अंत समय तक डिसीजन नहीं हो पाया था। तो ये कुछ बातें रही जिनको लेकर मतदाताओं में एक कंफ्यूजन था। एक कंफ्यूजन ये भी कि जो लाडली बहन योजना है वो जुलाई में लॉन्च की गई थी महायुति सरकार द्वारा। एकनाथ शिंदे ने जुलाई में लॉन्च किया और 7,500 रुपए जो लाडली बहन की जो बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में पहुंचा भी दिए चुनाव होने के पहले। लेकिन महा विकास आघाड़ी ने लाडली बहन के तर्ज पर महालक्ष्मी योजना लॉन्च की और 3,000 रुपए उसके बढ़ा दिए। पहले यही महाविकास आघाड़ी के नेता कहते थे कि लाडली बहन योजना का पैसा कहां से आएगा, महाराष्ट्र का बजट डेफिसिट में है, इतना पैसा कम है, तो इतने कम पैसे में आप लोग कैसे ये सब दे रहे हैं। और जब वही लोग जो है ट्राइबल महिलाओं के लिए एक स्कीम लेकर आते हैं, लाडली बहन के सामने महालक्ष्मी योजना ले आते हैं और अमाउंट जो 1,500 रुपया महायुति का है उसको बढ़ाकर 3,000 एमवीए कर रही है। तो ये सब चीजें ऐसी अफरा तफरी में जो प्लानिंग बनी, जो इनका घोषणा पत्र जारी करना था, तो एक साथ घोषणा पत्र जारी किया गया होता तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये तीनों अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी करें। हालांकि वो उनकी अलग अलग पार्टी है, लेकिन जब आप गठबंधन में लड़ते हैं तो लीडर एक होना चाहिए, विचारधारा एक होनी चाहिए, बातों को पेश करने का जो तरीका है वो एक होना चाहिए। उसका एक अभाव दिखा। जो नेशनल इनके लीडर है राहुल गांधी है या फिर जो कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र में आए, उनकी सभाएं उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है वायनाड से, वहां पर जितनी सभाएं हो रही है, जितने बड़े नेता जा रहे हैं, जो कि शायद वहां पर उतनी जरूरत नहीं थी, जरूरत महाराष्ट्र में थी। लेकिन महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी का एक नागपुर में रोड शो हुआ, उसके अलावा मुंबई में उनकी सभा नहीं हुई जो
बहुत जरूरी था। एमएमआर में 60 सीटें हैं, 60 सीटों में कांग्रेस अपना 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 वजूद रखती है। विदर्भ में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, इसके अलावा उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। तो यहाँ सब प्रियंका गांधी की सभाएं ले सकते थे। ज्वाइंट सभाएं शरद पवार, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे की इनको करनी चाहिए थी। उसका सिर्फ एक या दो सभाएं हुई जिसमें तीनों पार्टियां जो है ज्वाइंट पर रही। तो महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में, अपनी बात को समझाने में कामयाब नहीं रही। और एक मुझे लगता है शायद उनको लोकसभा चुनाव में जो बड़ी जीत मिली थी 30+1 31 सीटों पर, उसका उनमें ये था कि जनता बदलाव चाहती है महाराष्ट्र की। जैसे लोकसभा चुनाव में बदलाव हुआ वैसे ये बदलाव महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में होगा। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस उनको आ गया था। एंटी इनकम्बेंसी उन्हें नजर आ रही थी, जो कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी में वो चीज तब्दील हो चुकी थी। लाडली बहन योजना के ये प्रो इनकम्बेंसी जो आपने कहा, ये इसलिए भी समझना दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर जो सरकार होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, बातें बहुत कही जाती है। उस सरकार के लिए कोई लहर चल पड़े ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ना। सिटिंग गवर्नमेंट के लिए एक लहर देखने को मिली है। जिस तरह का मैंडेट आया है महाराष्ट्र में वो साफ दिखाता है। एक बार फिर वो तस्वीरें मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी दिखाएं जहाँ गोद में उठाया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को। और मैं दर्शकों को बता दूं ये बड़ा सर्च का विषय बन गया कि आखिर कौन गोद में उठा रहा था। ये मोहित कंबोज हैं जो गोद में उठा रहे हैं। ये बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी नेताओं का उत्साह आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में चंद्रकांत बावनकुले हैं जिनको वो गोद में उठाते हैं। बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं। तो चंद्रकांत बावनकुले, देवेंद्र फडणवीस, मोहित कंबोज उनको किस तरीके से गोद में उठा रहे हैं, ये तस्वीरें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीजेपी में उत्साह का, जश्न का जो माहौल है, खुशी का जो माहौल है, होना भी चाहिए। देखिए ये अनएक्सपेक्टेड शायद हो सकता है बहुत सारे बीजेपी नेता। ये अनएक्सपेक्टेड था बिलाल साहब? देखिए जहाँ तक आपका सवाल एस्पेक्ट और अनएक्सपेक्टेड का है, तो इसको इस तरह से देखिए कि अब देश के अंदर जो एग्जिट पोल है वो एक तुक्का साबित होने लगे हैं। लग गया तो एग्जिट पोल एजेंसी कहती है देखिए हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, नहीं लगा तो साहब देखिए जनता ने हमें धोखा दे दिया। तो देश के अंदर अब एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा देश का अखबार अजीत पवार कुछ कह रहे हैं, बिलाल साहब सुन लेते हैं जरा। माझी तर बारामतीमध्ये अशी पंचायत केली गेली होती, सगळे माझ्या विरोधात, सगळे म्हणजे काही माझ्या बहिणी माझ्याबरोबर होत्या, माझा आई, माझा परिवार माझ्याबरोबर होता, मूळ म्हणजे बारामतीकर होते। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी गेल्या वेळेस तिथं 48,000 लोकसभेला मायनस होतो। मायनस असताना मी ते मायनस भरून काढून माझ्या बारामतीच्या मतदारांच्यामुळं, कार्यकर्त्यांच्यामुळं, सहकाऱ्यांच्यामुळं सगळ्यांनी आपण उमेदवार समजून झोकून दिलं। 1,16,000 मी लीडवर आहे। म्हणजे 48,000 भरून काढून 1,16,000 कुठल्या कुठं माझं लीड गेलं। म्हणजे मला तर पुन्हा त्या बारामतीकरांना सॅल्यूटच ठोकायचं आहे। मी जाईल तेव्हा त्यांचे आभार मानीनच, परंतु आता त्यांना सॅल्यूट ठोकतो। खूप जबाबदारी त्यांनी वाढवली, अतिशय हुशार लोक। कुठं कसं मतदान करायचं, काय करायचं, भावनिक मुद्दा घेतला नाही, काही नाही। मी कामाचा माणूस होतो, विकास मी त्या ठिकाणी केलेला होता आणि त्या विकासाला त्यांनी मत दिलं। राज्यामध्ये देखील आम्ही महायुतीच्या सरकारमध्ये काम करताना बारामती का चुनाव दिलचस्प था, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने ही भतीजे के खिलाफ लड़ रहे थे अजीत पवार। पवार परिवार का ये दिलचस्प मुकाबला था। आपको याद होगा जब उतारा गया उनके खिलाफ उनके ही भतीजे को, तो बड़ी नाराज़गी सी उनके मन में आई थी। क्योंकि आपने सुना होगा जब ये रुझानों में स्पष्ट हो गया था कि अजीत पवार जीत रहे हैं, महायुति की सरकार एक बार फिर बन सकती है, तो अजीत पवार की धर्मपत्नी भी सामने आई। उस समय जयप्रकाश जी भी थे, उन्होंने उसको इंटरप्रीट भी किया था। तो उनका यही कहना था कि जनता ने जो है वो खूब प्यार दिया है। और शरद पवार से भी बात हुई, क्योंकि लोग बहुत पूछते हैं इस बारे में। परिवार की जगह है और राजनीतिक जो खींचतान चलती है या सियासत के जो दांवपेच है वो अपनी जगह पे है। आगे बढ़ूं, इस पर बातचीत करूं, लेकिन उससे पहले बिलाल साहब आप अपनी बात को पूरा करें। अनएक्सपेक्टेड से मेरा मतलब था कि ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये जो एकदम 227 बीजेपी अपने दम पर एकदम बहुमत के बहुत करीब आती दिखाई दे रही, इसको मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा फिगर जो है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा दिखता है। यकीनन ये तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीत और एनडीए गठबंधन की सुनामी भी आप इसको कह सकते हैं। यकीनन इसका एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी, क्योंकि जो एग्जिट पोल भी नेक टू नेक दिखा रहे थे या 19 या 21 का अंतर दिखा रहे थे। तो अब एग्जिट पोल पे भी भरोसा नहीं किया जाता। इनके पास एक साइंटिफिक अप्रोच है, जिनके पास इतना मैनेजमेंट है। देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ,
कि जो फाइनेंशियल ल्यूक्रेटिव स्कीम्स हैं जिसका असर आप देख सकते हैं मैया योजना के माध्यम से झारखंड में नज़र आता है। इसी तरह की ल्यूक्रेटिव स्कीम जो पूर्व में सबसे पहले लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस की गई थी, वहाँ उसका नज़र आया था, और दिल्ली के अंदर भी हम इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण भी वहाँ पर ज़रूर था, लेकिन ध्रुवीकरण वोट बैंक को बूस्ट करता है, कैटर नहीं करता। तो इस लाडली बहन योजना ने उसको कैटर भी कर लिया, एक तरह से कैटर भी कर लिया। और इस चुनाव के अंदर जो सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट शरद पवार माने जाते थे, वो भी इस चुनाव को भांपने में चूक गए। और सबसे बड़ी इसकी इस चुनाव की खूबसूरती यह है कि देखिए जो राइट विंग फोर्सेस का जो पोल था और सेकुलर पोल जिसको या आप कांग्रेस मानते हैं या शरद पवार की पार्टी मानते हैं, वो महायुति के अंदर डेवलप हुआ। आप देखिए मुसलमानों के जितने भी कैंडिडेट हैं वो शरद पवार के भतीजे भांजे के सारे कैंडिडेट जीत गए। आप कहते हैं अजीत पवार के कैंडिडेट जीत गए, तो अजीत पवार महायुति के अंदर एक सेकुलर पोल बन के उभरे। और भारतीय जनता पार्टी जो उसकी एक धुरी थी, वो जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश करी थी, वो अपने पोलराइजेशन पे कामयाब रहे। साथ ही साथ उसका एडवांटेज लाडली बहना को योजना को मिला, और उसी पोलराइजेशन को जो अजीत पवार काउंटर कर रहे थे, उसी महायुति गठबंधन के अंदर वो उसका एक सेकुलर पोल बन गया। यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, वो उसका सेकुलर पोल ही नहीं बन पाया। कुल मिलाकर महायुति के अंदर भी कॉमनल और सेकुलर पोल ही हमें नजर आता है, दोनों तरफ कंट्रास्ट नजर आता है, और दोनों का एडवांटेज महायुति ने उठाया। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो जरांगे पाटिल जो काफ़ी समय से एक मराठा आरक्षण की बात कर रहे थे, जिसका असर इंडिया गठबंधन ने 2024 के चुनाव में उठाया। और जब ये 2024 के चुनाव के बाद आज का जो महाराष्ट्र का चुनाव है, जब ये जरांगे पाटिल का जो आंदोलन था, मराठा आंदोलन, इसको भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट ने भांप लिया था, जिस पर शरद पवार ने एक फॉर ए टाइम बिंग एक लगाम लगाने की कोशिश की, उसे होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये बैकफायर कर चुका था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मराठा के अगेंस्ट ओबीसी को पोलराइज कर लिया। ये वही स्ट्रेटेजी है जिस तरह से हरियाणा के अंदर जाटों के अगेंस्ट सारा कुछ उन्होंने अन्य जातियों को पोलराइज कर दिया। ये वही स्ट्रेटेजी है जिस तरह से यादव के अगेंस्ट एक समय में अन्य ओबीसी जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइज कर लिया था। या ये कह सकते हैं ये वही स्ट्रेटेजी है जो मायावती के जाटव वोट के अगेंस्ट अन्य दलित हैं उनको पोलराइज कर लिया था। लेकिन जब अखिलेश यादव ने इसका काउंटर नैरेटिव या काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार करी, उन्होंने यादव को माइनस करके अन्य ओबीसी जोड़े, तब उसको उनका रिजल्ट मिल गया पीडीए के माध्यम से। तो ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं चला, उपचुनाव में क्यों नहीं चला उनका? यही मैं आपसे कह रहा हूं कि क्योंकि ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब मैं इसी पॉइंट पर आता हूं कि कांग्रेस को इंटरनल लोग मिसगाइड कर रहे थे। जो ओबीसी टिकट वितरण हो रहा था, तो कांग्रेस के महाराष्ट्र के लीडर ये कह रहे थे साहब ओबीसी तो सारा चला गया है उनके पास, अब टिकट देने की क्या जरूरत है। अगर ये सही डायरेक्शन में चुनाव लड़ा जाता, ये स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस चुनाव लड़ती, ये कह सकते हैं कि जरांगे पाटिल का जो आंदोलन है वो पूरी इंडिया गठबंधन के लिए एक बैकफायर साबित हो रहा है, और उसका जो रिवर्स पोलराइजेशन है ओबीसी के माध्यम से, वो एनडीए के पक्ष में पोलराइज हो रहा है, उनके घटक दलों पर अब पोलराइज हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजिकल जीत है, उनकी माइक्रो मैनेजमेंट की जीत है, उनकी रणनीतिक जीत है, जिसमें हालांकि मैं तो बिलाल साहब एक बात मानता हूं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज शरद पवार भी परास्त हो गए। मैं तो एक बात मानता हूं, जब जीत जाते हैं ना तो हमारे पास 100 पॉइंट होते हैं, हार भी जाते तो भी 100 पॉइंट होते कि हम उसको रख सकते थे। क्योंकि झारखंड पर अभी चर्चा करें तो बहुत सारी ऐसी कमियां, चाहे डेमोग्राफिक चेंज का बड़ा मुद्दा था, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, लेकिन एक बाहरी वाली बात जो है वो देखिए कितनी भारी पड़ गई, ऐसा मुझे लगता है। राइट, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर उस पोलराइजेशन को फ्लग पे इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि वहां झारखंड अस्मिता, आदिवासी अस्मिता के मुद्दे को उन्होंने डेवलप कर दिया, तो जो उसको काउंटर नहीं कर पाया। तो आदिवासी मुद्दा, आदिवासी अस्मिता के मुद्दे को ठीक है, ये आपका उन्होंने पोलराइज किया, और उसके साथ उन्होंने ल्यूक्रेटिव स्कीम मैया योजना जोड़ दी। आप अगर कंफ्यूजन में हैं, 2-3 मुद्दे एक साथ ले रहे हैं तो नुकसान हो सकता है, कहने का मतलब ये है। आप अगर एक चीज पर फोकस, जयप्रकाश जी, ये पोलराइजेशन की, और फिर मैं वोट शेयरिंग को देख रहा था, आपको याद होगा दिन में भी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। अब जो अभी तक का, इस समय तक 6:13 पर, तो अब हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा
हमारे पास ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज है। जैसे भारतीय जनता पार्टी करीब 27% के आसपास दिखाई दे रही है, कांग्रेस जो है वो 12% के आसपास सिमटी हुई, जो बड़े बड़े मुझे दिखाई देते हैं। और एनसीपी शरद पवार का वोटिंग परसेंट जो है वो एनसीपी अजीत पवार से ज्यादा है। आप सीटों के लिहाज से देखें तो बड़ा फर्क है। अब ये मुझे बताइए, इसमें मैं समझना ये चाह रहा हूं, पोलराइजेशन, बिलाल साहब ने बार बार इस वर्ड को यूज किया, हम मानते भी हैं ऐसा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो खुशी है वो सिर्फ इस बात की नहीं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उनको अच्छी जीत मिली है, बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। झारखंड पर तो हम एक चर्चा करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो लहर जैसी दिखाई दी, इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जा रहा, बटेंगे तो कटेंगे। क्या पोलराइजेशन इसमें दिखता है? इस वोटिंग परसेंटेज में आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ हो गया महाराष्ट्र में? बिल्कुल हुआ है प्रवीण जी, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, मराठा ओबीसी भी हुआ है। बिलाल साहब है वो बहुत सही बात रख रहे थे। हालांकि ये बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है, इसमें जितना हम जाएंगे समुद्र की गहराई की तरह उतनी बातें निकलेंगी और समय कम पड़ जाएगा। ये जो महाराष्ट्र है इसकी डेमोग्राफी समझना बहुत जरूरी है। 6 रीजन है, जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यहाँ पर अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर, अलग अलग डेमोग्राफी, खान पान, बोलचाल, भाषा, सब कुछ अलग है। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है महाराष्ट्र की, कि अगर आप विदर्भ में बहुत मजबूत हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मराठवाड़ा में भी जीत जाऊंगा, और अगर आप मराठवाड़ा में मजबूत हैं तो आप पश्चिम महाराष्ट्र को जीत लेने का दावा नहीं कर सकते। शरद पवार और अजीत पवार की दोनों की जो ताकत है चाचा भतीजा की, वो पश्चिम महाराष्ट्र में यानी पूना से लेकर कोल्हापुर के बीच में थी। मराठवाड़ा के 10 जिलों की अगर हम बात करें, 8 जिलों की अगर हम बात करें, औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, सारे जो जिले हैं, हिंगोली, यहाँ जालना, यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की बहुत अच्छी पकड़ थी, जहां पर एकनाथ शिंदे को पिच किया गया। और वहां पर देवेंद्र फडणवीस इसलिए नहीं गए क्योंकि मराठा आंदोलन का सबसे ज्यादा अगर असर कहीं रहा तो इन्हीं मराठवाड़ा के 8 जिलों में और इनके इर्द गिर्द पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों में रहा। तो मराठा आंदोलन के जो जरांगे पाटिल हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, उम्मीदवारों के नामांकन मंगवाए, और उसके बाद उन्होंने अचानक कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये एक बहुत बड़ा बैकफायर है, जैसे बिलाल साहब बता रहे थे। वो इसलिए है क्योंकि शरद पवार येवला जाते हैं नासिक में, और वहां पर ये कहते हैं कि छगन भुजबल को हराओ, किसी भी हाल में हराओ, इन्होंने गद्दारी की है, इनको मैंने सब दिया, उप मुख्यमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, लेकिन इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अब यहाँ पर जितने भी ओबीसी मतदाता है पूरे महाराष्ट्र के, भले ही किसी भी रीजन के हैं, वो सब एक लामबंद हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता छगन भुजबल को हराने की बात चल रही है तो हम मिलकर शरद पवार को हराएंगे। अब शरद पवार को हराने का मतलब ये होता है कि शरद पवार के उम्मीदवार जहां है उस पर उसका प्रभाव पड़ा। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार जहां है मराठवाड़ा में, मराठा एक तरफ हो गए, ओबीसी एक तरफ हो गए। अब ये कितना कास्ट फैक्टर है ये भी समझना जरूरी है। सबसे नंबर 1 पर मराठा है पूरे महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज के मामले में, रजिस्टर्ड जो वोटर है 9 करोड़ 70 लाख। दूसरे नंबर पर है ओबीसी, अलग अलग कास्ट की 36-37 जातियां हैं, जो माली समाज और नाई समाज और धोबी समाज, और ये सारे समाज जो है वो ओबीसी, अन्य अदर बैकवर्ड कास्ट वाले, वो सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब इसके बाद हिंदू मुस्लिम की अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम ये दोनों दो अलग अलग धड़े में बढ़ गए, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे। एक सिर्फ नारा योगी जी ने दिया, बड़े ही कौशल्य से वो आकर यहाँ पर कुछ रैलियां की और एक नारा दे दिया उन्होंने। इस नारे को यहाँ के हिंदू मतदाताओं ने पकड़ा और वो सीधे चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसका फायदा एकनाथ शिंदे को मिला और एकनाथ शिंदे और बीजेपी को मिला। अब अजीत पवार जो है उनका मराठा वोट बैंक है, और इसके साथ साथ उनको मुस्लिम वोटर्स ने भी सपोर्ट किया। अब मैं बताऊं कि अजीत पवार बटेंगे तो कटेंगे का भी विरोध करते रहे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इसका भी विरोध करते रहे। तो इसका फायदा उनको ये मिला कि मुस्लिमों को लगा कि अगर अजीत पवार को हम जिताते हैं तो अजीत पवार हमारी बात महायुति में रखेंगे, एनडीए गठबंधन में रखेंगे, और सरकार में उनको मजबूत करना जरूरी है। इस बार जो वोटर्स रहा वो अपने जो नेता है, अपनी जो पार्टियां हैं उनको मजबूत करके गवर्नमेंट में भेजना चाह रहा था, जैसे जो अलग अलग वोटर्स हैं। लेकिन हुआ ये कि इसमें एमआईएम भी थी, इसमें समाजवादी पार्टी भी थी। उद्धव ठाकरे को लोकसभा में मुस्लिम वोट मिले थे, शरद पवार के भी मुस्लिम वोटर है, तो मुस्लिम वोटर कई धड़ों में बढ़ गए। मैं वर्सोवा सीट का आपको एग्जांपल देता हूं। अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा सीट है, यहाँ पे हारून खान शिवसेना के उम्मीदवार, मुस्लिम चेहरा,
जिसके बाद रईस लश्करिया एमआईएम के उम्मीदवार और मुंबई के अध्यक्ष, अब इन दोनों की लड़ाई में भारती लवेकर भी वहां पर खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन लास्ट मोमेंट पर कई ऐसी संगोष्ठियां हुई मुस्लिम समाज में और उन्होंने हारून खान की तरफ अपना सपोर्ट दे दिया, जिसकी वजह से रईस भी हार गया। ये आपने कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, गौर से सुन रहा था ये आपका जवाब, क्योंकि एक बहुत अच्छी एनालिसिस है जो बताती है कि बेशक पोलराइजेशन हुआ, लेकिन पोलराइजेशन में भी मुस्लिम मतदाता बटा है। तो यासिर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए, मुबारकबाद मैंने आपको दे दी, महाराष्ट्र पे बड़ी चर्चा हो गई, ये झारखंड में क्या हो गया आप लोगों को? देखिए, हमने जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो सामने अपनी ताकत को रखा है, चुनाव तो एक ऐसी चीज है जिसमें जनता सर्वप्रिय होती है। सर्वप्रथम उसको हम देखते हैं, भगवान की तरह माना जाता है। और उसने महाराष्ट्र में जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है, झारखंड में कुछ ना कुछ रह गया है, उसका हम आकलन करेंगे, उसका हम बैठेंगे, चिंतन होगा और देखेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है, क्योंकि झारखंड हमसे रह गया। झारखंड में लग रहा था कि झारखंड में चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हेमंत सोरेन की जो योजना थी, देखिए आज के डेट में जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता तक पहुंच रही हैं, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री ने जो अपना कर्तव्य मान के नीचे जमीन तक क्रियान्वित करने का जो लोगों से वायदा किया है, उसका असर देखने को मिल रहा है। उनका एक कार्यक्रम था मैया योजना करके झारखंड में, जिसका असर मुझे लगता है महिलाओं ने ज्यादा उनके ऊपर भरोसा किया है और उनको आज सरकार दोबारा उनकी बन रही है। उनको शुभकामनाएं हैं हेमंत सोरेन और उनके लोगों के लिए। मैं, आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूं। हाँ, महाराष्ट्र पे लेकिन चर्चा इसलिए जरूरी है, सुबह से चर्चा हो रही है, सुबह से चर्चा कर भी रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो एक कंफ्यूजन लोगों ने पैदा किया था, विपक्ष के लोगों ने जो तरह तरह की बातें करी थी, लेकिन खुद के धड़े में एक दूसरे पे विश्वास नहीं था, अविश्वास बहुत बड़ा था। हम लोग लगातार जब से चुनाव चल रहे हैं, जब भी चर्चा हुई है, यही बात कहते रहे हैं कि ना तो कांग्रेस का शरद पवार साहब के ऊपर यकीन था, ना शरद पवार साहब का अपने तीसरे वाले जो उनके गठबंधन के साथी हैं उन पे था। तो ये सारी चीजें वहां पे थी और उसके साथ साथ वहां पे भी जो जन कल्याणकारी योजना थी, उसने बहुत बड़ा काम किया है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही, एक नारा दिया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, उस पे भी लोगों ने इस बात का जरूर ध्यान रखा है, क्योंकि अच्छा उसको जो कांग्रेस और दूसरे लोग थे उन्होंने दूसरी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। अब भारतीय राजनीति का चेहरा बदल चुका है। अब भारतीय राजनीति वोट बैंक की राजनीति नहीं होती है। अब भारतीय राजनीति में किसी धर्म आधारित किसी भी चीज को आप टारगेट करके चलेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज आपने अभी चर्चा करी, मैं सुन रहा था कि अजीत पवार दा के कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीते हैं और एमएलए बने हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से भारत की राजनीति में बदलाव। और आज एक पर अजीत पवार तो आपके बटेंगे तो कटेंगे का विरोध कर रहे थे, वो तो साफ किनारा कर रहे थे। बटेंगे तो कटेंगे के साथ नहीं थे ना वो। उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। कुंदरकी विधानसभा 62% मुस्लिम बाहुल इलाका है, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीता है। ये बदलाव है, ये जन कल्याणकारी योजना जो जमीन पे उतारी जा रही है, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना के तहत जिन लोगों जो लाभार्थी हैं उनको लगता है, जो किसान को लाभ मिला है उनको लगता है कि हम विश्वास किस पे करें, तो उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं मैं यासिर साहब और थोड़ा इस पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन जयप्रकाश जी, आपने यासिर जिलानी साहब को सुना, उनका कहना है कुंदर की उपचुनाव की भी वो बात कर रहे हैं और ये बात सही भी है, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो भी रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे होने के बावजूद अजीत पवार को फायदा मिल जाता है। आपने उसकी एक एनालिसिस भी रख दी कि अपने अपने नेताओं को जिताकर कि वो महायुति की सरकार में हमारे पक्ष को रख पाएंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम बाद में तो इन चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि मुसलमान एक हो गए, हिंदू एक हो गए और ये बात बनी है। यानी कुल मिलाकर सरकार को लेकर कुछ उम्मीदें भी लोगों की रहती है और उन उम्मीदों में महायुति ज्यादा विश्वास जगाने में कामयाब रही।
बिल्कुल सही बात है। भले ही एक जो अजीत पवार है वो सेक्युलर चेहरा बनने की वो कोशिश किया उन्होंने और उसमें सफल भी हुए। 40 के आसपास 41 सीटें जो है अजीत पवार की, अगर हम 59 सीटों में 41 सीटें अगर उनको मिलती हुई नजर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अंडर करंट लहर, इसको हम मान सकते हैं कि अंडर करंट लहर थी। बीजेपी 133 और करीब 57 सीट पर एकनाथ शिंदे और 41 सीट पर अजीत पवार लीड कर रहे हैं और जीत रहे हैं। तो ये एक अंडर करंट था। लेकिन स्ट्रेटेजी जो इन्होंने बनाई थी वो स्ट्रेटेजी एक दिन में बनी नहीं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहले ये एनालिसिस किया गया कि मुस्लिम जो मतदाता है वो अचानक इतनी बड़ी तादाद में उद्धव ठाकरे के साथ क्यों गए, क्यों वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मान रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो कुछ ऐसे गिव एंड टेक पॉलिसीज, जो फ्री बीज जिसकी शुरुआत पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, और इस तरीके के नारे इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, और बाद में 91 की जब गठबंधन की सरकारें बनने लग गई तो उस समय भी ये नारे थे। लेकिन फ्रीबीज की जो शुरुआत है पहले साउथ के राज्यों में हुई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और खास करके तमिलनाडु। लेकिन दिल्ली में जब 2015 में आप पार्टी ने चुनावी जो वायदे करने शुरू किए, जिसका फायदा जब उनको मिला, उनकी बम्पर सीटें आई, तो उसके बाद यही चीज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और अब महाराष्ट्र में गिव एंड टेक ये जो पॉलिसी है, मतदाताओं को ये बताने की कोशिश की गई कि हम अगर सरकार में रहते हैं तो आपकी गरीबी दूर तो कैसे कुल होगी। मिलाकर अभी तक हमारी बातचीत का लब्बो लुबाब ये है कि इसमें, जैसा कि जिलानी साहब ने तो स्वीकार किया है कि मैया योजना जो चलाई गई वहाँ पर वो शायद ज़मीन तक या लोगों में एक अच्छा इंप्रेशन देने में कामयाब रही। लाडली बहना योजना के बाद लाड़की बहना योजना जो चलाई गई, इसको भी क्रेडिट दिया जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, लाड़ की योजना, बहुत सारे दांव फेंके जाते हैं। किस कौन सा दांव चला है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मानस पर कुछ ना कुछ काम करता है। महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस पर इतनी चर्चा है कि हम लोग, मैं और बिलाल साहब अभी इस पर बात भी कर रहे थे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं, लेकिन अब्बास हाफिज साहब कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिलानी साहब को आपने ब्रेक से पहले सुना। अब्बास साहब, पहले तो आप लोग किस तरीके से इस पर मंथन कर रहे हैं? संजय राउत तो आए, उन्होंने बिल्कुल खारिज ही कर दिया। कांग्रेस इसको स्वीकार तो कर रही है ना, मैंडेट को? सबसे पहला विषय यह है कि अगर कोई विसंगतियां संजय राउत साहब को दिखी हैं, उनके पास कोई तथ्य हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर गौर करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, समाधान करना चाहिए। एक बड़ा विषय यह है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि 1:1 का चुनाव रहा आज का। झारखंड बीजेपी हारी, महाराष्ट्र में हमें वो सफलता नहीं मिली, झारखंड में हम जीते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीती है। अब परिस्थितियां बहुत अलग अलग हैं, बहुत सी शिकायतें थीं जिन शिकायतों को संज्ञान में नहीं लिया गया, तो आपत्ति है उन सब बातों के ऊपर। कैसे एक महिला नेत्री महाराष्ट्र की, उनके ऑफिस में, वेबसाइट में चुनाव आयोग की जाके जो वोटर रोल्स डिलीट करने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाराष्ट्र के दूसरे नेताओं ने की थी, क्या हुआ उसका? हमारे एक प्रत्याशी बंटी शेलके जी ने जो शिकायतें की थी बूथ में प्रचार करने की वजह जो थी, बूथ में जो वोटर स्लिप बांटने की थी, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस तरह के सवाल खड़े करने के मौके मिलते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें सवाल के रूप में आती हैं। पर आज बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी लहर को हम ख़त्म मान लें इसके ऊपर पूरी तरह से? क्योंकि जो भारत का चुनाव हुआ था यूनियन का, उसमें जिस तरह से बीजेपी को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, महाराष्ट्र, वो जो महाराष्ट्र मोदी सरकार नहीं बनने के लिए वोट डालता है लोकसभा में, वही 2-3 महीने के बाद इस तरह से वोटिंग करता है जब मोदी जी का कुछ नहीं होना है। तो ये क्या पलट गया है कि पहले लोग कहते थे कि सब मोदी लहर में राज्य जो हैं वो भी जीतते हैं और देश में सरकार तो बनती है, पर अब जहां मोदी जी से मुकाबला है वहाँ सीधे तौर के ऊपर हालत खस्ता कर देती है जनता, और जहाँ मोदी जी का मुकाबला नहीं है वहाँ पर बीजेपी को शायद वोट मिल जाता है। तो ये भी एक चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम झारखंड में सरकार में रह के योजनाएं लेकर आए, जनहित की योजनाएं थीं, दमनकारी नीतियां बीजेपी की केंद्र की सरकार की थी, मुख्यमंत्री को जेल में डालने का कृत्य किया गया, बहुत कुछ था। हमने लॉ ऑर्डर कंट्रोल में रखा, वहाँ पर हमने बहुत सी जो बीजेपी की गलत चीज़ें थी उनको नहीं वहाँ होने दिया, लेकिन संघर्ष किया, जनता ने वहाँ पे वोट दिया। और महाराष्ट्र में जिस तरह से नब्ज थी लोगों की वो सही थी कि बीजेपी के खिलाफ था माहौल, लेकिन क्या मुद्दे हमने कम उठाए या उस तेजी से नहीं उठाए, वो शायद हमारे लिए एक चिंतन मनन का विषय है जिसके ऊपर चिंतन मनन किया जाए। मुद्दे तो हैं वहाँ पे, जो मुद्दे थे वो हैं, वो तो नहीं गौण हो गए। जी,
जिलानी साहब, ये जो अब्बास साहब कह रहे हैं ये एकदम एक अलग मुद्दा है। हालांकि समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इस तरह की बातें आएंगी, नतीजों पर आती हैं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग कहते थे संविधान का नैरेटिव और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उस समय कहा भी कि लोकसभा चुनाव के बाद में आप लोगों ने क्या परिवर्तन ऐसा कर दिया कि आपके लिए एकदम से चीज़ें शिफ्ट हो गई या बदल गई? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में भारत के जनमानस के नब्ज को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही। वो समझ ही नहीं पा रही है कि भारत की जनता सोच क्या है। जब आपको मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे लोग आके आपके आपके फेवर में चुनाव के लिए कहें, और मैं तो उसे फतवा नहीं कहूंगा, मैं उनको ये कहूंगा कि आपके फेवर में अगर मौलवी कोई आके कहेगा तो ये धार्मिक कथा नहीं हो रही है, धर्म आधारित किसी चीज की बयानबाजी नहीं है। भारतीय राजनीति में अगर आपने, ठीक है कि 1972 में आपने पर्सनल लॉ को पर्सनल लॉ वोट किया अपने फायदे के लिए, इंदिरा गांधी लेके आए, और एक तरीके से राजनीति में मुसलमानों का हमेशा से उनको योगदान मिलता रहा, मुसलमानों को वो बेवकूफ बनाती रही, मुसलमानों को मिला कुछ भी नहीं। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलावा वो भी अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो वो विश्वविद्यालय भी नहीं मिल पाता। ये एक बड़ी विडंबना है, इस पे कभी मुस्लिम लीडरशिप ने सोचा नहीं। अच्छा, मुस्लिम लीडरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जी, हम भारतीय जनता पार्टी, हम जनसंघ के जमाने में जनसंघ के खिलाफ रह के एक नई लीडरशिप पैदा कर देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, आपके अंदर इतना दम नहीं है, आपके अंदर इतना कैलिबर नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग धड़े में बटे हुए हैं। इसको वो समझने की कोशिश नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सब पे विश्वास और सबके लिए प्रयास की बात करते रहे, लेकिन ये लोग उनके खिलाफ एक तरह से नफरत फैलाते रहे। लेकिन भारत के लोगों को, और अब खास करके कुंदरकी का जब आपके सामने रिजल्ट आ गया है तो ये बात क्लियर हो गई है कि मुसलमानों ने, कल तक पूरी क्लियर आंकड़ा आ जाएगा कि कुंदरकी में 25,000 से ज्यादा वोट मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये बदलाव है। अब भी आप समझें कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस के टीम के लोग, मैं कांग्रेस तो अब्बास साहब, हिंदू वोट तो पोलराइज करने में कामयाबी मिली, जिलानी साहब कह रहे हैं मुस्लिम मतदाता भी इनके साथ में चला गया। जी, मुझे लगता है जिलानी साहब ने वो बयान सुनने की जगह पे कान में रुई डाल ली थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये सब, या फिर ये उसकी अलग परिभाषा देंगे जो उनके दूसरे बीजेपी के साथी नहीं दे रहे हैं, विक्टिम बना लेंगे जो बीजेपी के साथी नहीं, आपके बीजेपी के साथी वहां यही दे रहे हैं। वहां एक वर्ग विशेष के खिलाफ ही टिप्पणियां हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी को हम और आप जानते नहीं है क्या? आप और हम जानते नहीं है क्या? आज की परिस्थितियों में जिस तरह से आपकी पार्टी मुस्लिम समुदाय को, मैं अपनी सारी चीजें मुझे मालूम है, उसके बाद लेकिन भी दुख की बात यह है कि आपको बटेंगे कटेंगे में अंतर समझ में नहीं आ रहा है ना। ये जनता जानती है बहुत अच्छे से। अपने ऊपर मत लीजिए ना, अपने आप को विक्टिम मत बनिए। आप 92 के बाद से विक्टिम प्ले कर रहे हैं अपने आप को, आपको देख आ रही है कांग्रेस। आप एक वर्ग को गालियां दो, आप एक वर्ग को बुरा भला कहो, वो आप कहो कि वो इस तरह से नहीं करे। देखिए, आप अपने हितों के लिए जो करना है कीजिए, लेकिन इतनी बेशर्मी से आप कम से कम उस नारे को तो समर्थन मत दीजिए जिस नारे के ऊपर जनता भी जानती है या बैठे लोग भी जानते हैं। अपने अल्फाज में भी और नीचे गिरेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये चरित्र है कि जब अगर कोई अच्छी बात कर रहा हो तो आप अपने अल्फाजों में मर्यादा नहीं रखेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको झारखंड में जो हार है उससे थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो गई है। भाषा को अमर्यादित तरीके से मैं आपके सामने रखूं, मेरी जो मर्यादा है, मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने मैंने कोई मर्यादा खोई है? मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि बड़ी बेशर्मी से आपको इस चीज का समर्थन करना पड़ रहा है कि कटेंगे और बटेंगे, कटेंगे और सरलता से जो डिबेट हो रही है उसमें आप आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए कि हाँ, आपको कहना चाहिए कि मैं अपनी पार्टी के लिए अगर आपको बेशर्मी दिख रही है तो मैं करूंगा। अच्छा, चलिए, आप लोगों का मैंने जिलानी साहब
लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। अच्छा जिलानी साहब, आप कहिए जानते बेशर्मी। हैं, आप जानते हैं मेरे पैनल पर ये बहस उतनी ज्यादा होती नहीं, मैं इसको बहुत नहीं, मुझे एंटरटेन मालूम करता है, भी नहीं हूँ, इसलिए लेकिन मेरा मैंने मेरा इनको जवाब मेरा दिया, मेरी ऐसी सोच थी कि आप दोनों बोल लें पहले, कुछ हम समझ लें, क्योंकि आप दोनों जो है, जैसा कि उन्होंने कहा आप नहीं समझ पा रहे, नहीं तो मैं उसी लिहाज से सुन रहा था इसको, कि मैं इस मुद्दे पर बीच में नहीं आता हूं। लेकिन एक बात बताइए मुझे आप अब्बास साहब, कि क्या मुस्लिम मतदाता आपके साथ में आया, या जैसा इनका कहना है जिलानी साहब का कि कुंदर की सीट ने तो ये बता दिया कि मुस्लिम मतदाता भी हमारे साथ में है, या आपको ऐसा लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे? पहले तो आप इस चीज को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं महाराष्ट्र के इस नतीजे के लिए, भले ही आप चलिए उसको माने कि एक गलत चीज है, और अगर जिस तरीके से आप इंटरप्रीट कर रहे हैं मैं भी कहता हूं कि वो गलत होगी, लेकिन क्या इसका असर हुआ? आप नतीजों के लिए इसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं बहुत बेबाकी से एक बात कहूँगा कि दो चीज़ें कनेक्ट करती हैं। मैं महाराष्ट्र में था, 4-5 दिन था, बहुत लंबे समय नहीं था, लेकिन वहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे आया है बाद में। उससे पहले MIM का एक बहुत बड़ा रैली जो थी, जिसमें सड़कों ने को जाम कर दिया गया। इम्तियाज़ जलील साहब की जो रैली थी, ओवैसी साहब के जो वहाँ पे वो हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बाद जो हमें अनुमति नहीं मिलती थी कहीं धरने प्रदर्शन की, उनको पूरी सड़कों को जाम करने की अनुमति दी गई। उसके बाद योगी जी का बयान आता है, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री कहते हैं। वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं और बहुत कुछ उससे होता है। मुझे लगता है आप बोलने का कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन दूसरी बात, अगर आप जो वोट की बात कर रहे हैं, एक विधानसभा को लेकर जो आपने कहा कि बीजेपी को उसमें इतने हजार मुस्लिम वोट मिले, मुस्लिम वोट ना हमारी बपोती है, न बीजेपी से उन्हें परहेज है। भाई मुस्लिम वोट कोई किसी का वो नहीं है कि जागीर नहीं है कि उसको मिलता रहेगा। भाई जो काम करेगा उसे मिलेगा। इनके वो कैंडिडेट जो थे, वो टोपी लगा के मुस्लिम समुदाय की परंपरागत रुमाल डाल के वहां घूमे, मुस्लिम समुदाय ने उनको अपना समझा, उसको वोट दिया। यहां पर बटेंगे कटेंगे कहा तो वोट नहीं दिया। जहां पर आप 80 बनाम 20 करने की बातें करते हो, कब्रिस्तान और सबकी बातें करने लगते हो, तो वहां वोट नहीं देता। अरे भाई मुस्लिम समुदाय की किसी एक का थोड़ी है, सबका है। कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग, सबका है। लेकिन अगर आप एक वर्ग विशेष को गालियां दोगे तो वो नहीं आएगा। आपके प्रत्याशी ने प्रेम दिया, वो आपके पास चला गया, क्योंकि आपकी सत्ता वहां पहले से थी। उपचुनाव के परिणाम जैसे भी होते हैं वो उसी तरह से आते हैं। अब उसमें बहुत सी जगह तो हमने ये भी देखा कि एक वर्ग विशेष को आप वोट डालने नहीं देने से कितना दूर किया। उस वक्त जिलानी साहब तो आपकी बात समझ गया। मेरा प्रश्न ये है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय आप लोगों के साथ या एनवीए के साथ आ गया और इधर हिंदू वोट पोलराइज हो गया, ऐसा समझे क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं इतना कहूंगा कि वोट जो है महाराष्ट्र में दो नकली पार्टी बन के बैठी थी, जिनके पास असली सिंबल है। जो असली पार्टी है उनके पास उनका सिंबल नहीं है। बहुत सी चीजें हुई भाई। जो एनसीपी का फ्रैक्शन था, बीजेपी ने बहुत समझदारी के साथ अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स वहां पे दिए हैं। बहुत सी चीजें, दोनों बातें हो गई अब्बास साहब। लोकसभा चुनाव में यही सारी चीजें आपको फेवरेबल लगती हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी, तो उसको आपने बहुत बोला इससे पहले जब भी डिस्कशन हुए। चुनाव में हमारा परिणाम इससे बहुत बेहतर आता। लोकसभा चुनाव में हमारा परिणाम इससे बहुत बेहतर आता। कई जगह के ऊपर सिंबल वहां पे चला, जिस सिंबल के कंफ्यूजन के अंदर बहुत सारे वोट जले। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा हो गया, लेकिन तब भी हमारी जो उम्मीद थी वो उससे कहीं ज्यादा थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शोध का विषय है कि हुआ क्या है। जाहिर सी बात है, हमसे कहाँ कमजोरी रह गई साहब, तो समझना पड़ेगा हमको। इतिहास से प्रतिशोध थोड़ी लेते हैं, इतिहास से सीख लेते हैं। देखिए, मैं चाहता था कि आप दोनों बोले। जिलानी साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं। बिलाल साहब और जयप्रकाश जी से मेरी लंबी चर्चा हो। जयप्रकाश जी तो महाराष्ट्र के बड़े अच्छे जानकार हैं, मुझे बहुत बढ़िया उनकी एनालिसिस सुनकर कई चीजें मिलती भी हैं। तो मैं चाह रहा था जयप्रकाश जी, बिलाल साहब, आप दोनों सुन लें इनको, और जिलानी साहब जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उसके बाद जरा थोड़ा इसको समझते हैं आपसे कि जो दोनों पॉइंटर्स, क्योंकि बड़े प्रवक्ता हैं, दोनों पार्टियों के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जिलानी साहब देखिए, मैं आपको जानता भी हूं निजी तौर पर, आप बड़ी सदी हुई बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों में शुमार किए जाते हैं। एक बात तो है जो अब्बास भाई कह रहे हैं, मैं उस बात से इनकार नहीं करता कि आप नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रवक्ता हैं, मेरे पैनल पे ही कई बार बोला गया है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और ऐसा हुआ था और देश बढ़ जाता है और बांग्लादेशी और ये सब बातें की जाती हैं। क्या किसको इंप्रेशन दिया जाता है? मतलब हिंदू मुसलमान की बात तो की जाती है। नहीं, तो ये देखिए, ये अलग अलग लोगों के लिए एक विषय है, और जो जिससे ज्यादा प्यार रखता है जिस विषय पे, वो अपनी बात को रखता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी अब्बास भाई ने एक बात कही, मैं पिछले वाले उसमें रह गया था। इन्होंने कहा कि 4 महीने पहले जो चुनाव हुआ है,
उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सडनली अभी 4 महीने के बाद इनकी जो परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र में वो गिर गई। तो 4 महीने पहले जो आपने जाति आधारित लोगों को बांटने की कोशिश करी थी, एक लाल किताब दिखा के, जो आप कहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, बट आपके नेता राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि उसकी कवर के अलावा कुछ अंदर की पढ़ाई नहीं करी। उस जात आधारित राजनीति को लोगों ने रिजेक्ट है, उसको वो समझ गए विधानसभा आते आते कि अगर हम ये जो लोग कह रहे हैं इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम जो ये बात कह रहे हैं, जिन्होंने 17% रिजर्वेशन लेने की बात के साथ एक लेटर इश्यू किया महाराष्ट्र में, इसको आप समझिए। कुछ चीजें ऐसी हुई, आज का जो वोटिंग परसेंटेज है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो आपके साथ बैठे हुए जो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो बताएंगे कि कितना बड़ा गैप है। 33-32% पे कांग्रेस रुक गई है, और महायुति कहां पे खड़ी है वो अभी आपको ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इनके पास एक एक चीज अभी रिपोर्ट आ गई होगी। तो इस तरह के जो मुद्दे थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और उनके साथी पिछड़ गए। लोगों को लगा कि इन पे विश्वास करना नहीं चाहिए। और जो लाडली बहन बहन योजना, फिर मैंने आपको कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री ने अब तक दी है, उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो रहा है। और तमाम जो दूसरे राज्य हैं, आप बाई इलेक्शन के भी रिजल्ट देखेंगे, सिर्फ आप कैलकाटा बंगाल को छोड़ दें तो तमाम भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आसाम में हो, आसाम की एक सीट पे मैंने चर्चा छोड़ दी, समागुरी एक विधानसभा है जो जिसपे लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी रकीबुल जीते थे। आज उनके बेटे उसी सीट पे, जो उनका घर है, उनका गढ़ कहा जाता है, उस पे भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। ये बदलाव है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पे 62% तो कुंदरकी विधानसभा में मुस्लिम वोट है, वहां तो 70+ वोट है मुस्लिम, उसके बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। तो आप डॉक्टर साहब इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस कैसे चूक कर रही है, कांग्रेस कहां गुम होती हुई दिख रही है। वो तो खैर क्यों कांग्रेस चिंतन वो जो करेगी, वो एक्चुअल तो नब्ज है कांग्रेस वो चिंतन नहीं करेगी पकड़ पा जिलानी रही है। साहब, उस पर हम बात करेंगे। जयप्रकाश जी, थोड़ा ये बटेंगे कटेंगे और मुस्लिम मतदाता बनाम हिंदू मतदाता जैसी कोई चीज आपको लगी? हम कई चीजों को एनालाइज, हम लाड़की बहना को भी एनालाइज कर रहे हैं, हम नेताओं को जिताने का प्रयास किया गया, अजीत पवार के लिए कुछ और काम कर रहा है, फडणवीस के लिए कुछ और काम कर रहा है, शिंदे के लिए कोई, हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। दो मुख्य बिंदु रहे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक तो लाड़की बहना योजना और दूसरा बटेंगे तो कटेंगे। इनका कोई इंपैक्ट आपको समझ में आता है कि हाँ ये इनका इंपैक्ट रहा है और इसको ऐसे समझा जा सकता है? देखिए प्रवीण जी, कल ये स्थिति साफ हो जाएगी कि 288 सीटों में कितने मार्जिन से हार और जीत का अंतर रहा। और मैं आपको बताऊं कि जो मार्जिन की अधिकृत जानकारियां शुरुआती दौर पे मेरे पास आ रही हैं, जिसमें जो मार्जिन है वो 1000 से लेके 5000 के बीच में ऐसी कई सीटें हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो बटेंगे तो कटेंगे या फिर लाडली बहन योजना, लाड़की लाड़की बहन योजना, ये जो दो योजनाएं हैं, ये जो दो बातें हैं, जिसमें लाड़की बहन योजना तो हिंदुओं को दिया नहीं गया है। लाड़की बहन योजना का जो फायदा है 1500 रुपए और 5 महीने में 7500 रुपए, ये तो पूरे महाराष्ट्र की जो 9 करोड़ जो 10.5-12 करोड़ जनता है उनको दिया गया है, जिसमें 9 करोड़ 70 लाख जो रजिस्टर्ड वोटर है। तो निश्चित तौर पे, जैसे मुंबई की अगर मैं बात करूं तो वर्सोवा है, जोगेश्वरी वेस्ट का इलाका, जोगेश्वरी ईस्ट है, बांद्रा वेस्ट, बैरामबाग जो ईस्ट का इलाका है, भायखला और साउथ मुंबई का इलाका है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। चांदीवली है, अणुशक्ति नगर है, नेहरू नगर है। तो वहां पर जो स्थिति आई है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताना चाहता हूं। चांदीवली में नसीम खान कांग्रेस के कैंडिडेट है, लेकिन दिलीप मामा जो एक नाथ शिंदे के कैंडिडेट है, वो उनसे आगे चल रहे थे। अभी उनकी फाइनल स्थिति अभी आई नहीं है, हालांकि जो जीत हार का अंतर है वो बहुत बड़ा है। तो नसीम खान 45% जो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां से वो 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, पिछली बार सिर्फ 149 के मार्जिन से वो आ रहे थे, क्योंकि एमआईएम ने एक मजबूत कैंडिडेट वहां पर पिच किया था जिन्होंने 10,000 वोट लिए थे। इस बार तो वो भी नहीं था। तो स्थिति ऐसी क्या हो गई कि मुस्लिम मतदाता भी दिलीप लांडे मामा के साथ गए। और यहाँ पर बांद्रा ईस्ट की बात करूं, जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे, वो तो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अजीत पवार की पार्टी से हैं, लेकिन वहां पर वरुण सरदेसाई जो मौसेरे भाई हैं आदित्य ठाकरे के, उनकी जीत होती है। तो उद्धव ठाकरे को भी मुसलमान मतदाताओं ने चुना है और उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी गए हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, इसके बाद 2 धड़ों में
पूरे महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं, खास करके हिंदू मुस्लिम, वो बटे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अजीत पवार कहीं ना कहीं कुछ जो शॉक ऑब्जर्वर का काम जिसको हम कह सकते हैं, कि अजीत पवार ने कुछ वोट जो है जरूर मुस्लिम मतदाताओं के अपने पक्ष में लिया, क्योंकि अणुशक्ति नगर में उनका कैंडिडेट जीत चुका है। नवाब मलिक की बेटी जो है, बिटिया जो है सना मलिक, वो जीत चुकी है, और भी एक दो मुस्लिम कैंडिडेट उनके आए हैं, और कई मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वहां पर उनके उम्मीदवारों को फायदा मिला है। 50 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी है जिसमें औरंगाबाद, मराठवाड़ा का नांदेड़ और परभणी, मुंबई की करीब 7 कॉन्स्टिट्युएंसी ऐसी है। तो 50 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है निर्णायक वोटर्स हैं। तो ये कल तक अपने को स्थिति साफ हो जाएगी कि मुस्लिम वोटर किस तरफ गए हैं। अगर वो एकनाथ शिंदे की तरफ गए हैं और अजीत पवार की तरफ गए हैं, बीजेपी की तरफ भले नहीं गए हैं, लेकिन उनके विधायकों का फायदा बीजेपी को मिलेगा, सरकार में उनके विधायक रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो जो आप बढ़ बात गए, कर रहे हैं, जिसका बहुत अच्छे आर्टिकल बढ़ के गए। तौर पर मैं ये निकल कहना कर चाहता हूं आएगी कि बात कई धड़ों में जब गए, हम जिसमें थोड़ा MIM वोटिंग परसेंटेज को और एनालाइज करेंगे। और बिलाल साहब तो बहुत बरसों से ये काम करते रहे हैं। बिलाल साहब, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहता हूं। अभी आपने पूरी चर्चा को सुना, हम कुछ सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह। ये तस्वीरें जारी रहेंगी, कुछ देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो हैं वो संबोधित भी करेंगे कार्यकर्ताओं को। लेकिन बिलाल साहब, मुझे ये बताइए कि राजनीति जो होती है वो एक चुनाव 2 चुनाव तक सीमित नहीं होती है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है। 92 का जिक्र आ गया था, आपको याद होगा, अभी जब यासिर जिलानी साहब और अब्बास भाई बातचीत कर रहे थे। हम देख रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन जो है, राजनीति बहुत केंद्रित होकर उनका एजेंडा तय है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तय है, वो अपने एजेंडे पर काम करती है, लेकिन बीच बीच में चीज़ों को साधने का भी प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से कांग्रेस का प्रयास हम जानते हैं, संविधान की बात करना हो, जातीय जनगणना की बात करना हो, यानी ये बटेंगे तो कटेंगे को इससे भी जोड़ लीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान से नहीं, कि वोट जो है वो अगर जातियों में टूटा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और कांग्रेस का ये क्या कोर्स ऑफ एक्शन तय हो गया है? आने वाले दौर की राजनीति भी इसी दिशा में जाएगी? देखिए, 2024 के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बदली, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई कि वो सोशल जस्टिस के फोर्सेस को, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वालों को, या पीडीए के फार्मूले में विश्वास करने वालों को कैसे आगे बढ़ने से रोके। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के अंदर राजनीति करती है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर एक ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा रहे। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी उनके पास एक ओबीसी मुख्यमंत्री है, आज भी ओबीसी मुख्यमंत्री है। आप देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को एक तरह से कैटर करा है, शुरू से एक रणनीति का हिस्सा बनाया, उनकी एक बैकबोन रही है। तो वो ओबीसी वोट बैंक कहीं सामाजिक न्याय के पटरी पर ना खिसक जाए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोर्स स्ट्रैटेजी में करेक्शन किया था। आप देखिएगा कि ध्रुवीकरण का मुद्दा तो 2024 में भी था, लेकिन वहाँ संविधान और कास्ट इक्वेशन ज़्यादा पोलराइज किए। इसीलिए मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि ध्रुवीकरण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजी का पहलू है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ओबीसी मराठा के अगेंस्ट बैकफायर किया है इंडिया गठबंधन को। और जिस तरह से ये लाडली बहना योजना थी, इसका जो एक त्वरित लाभ मिला है, प्लस ध्रुवीकरण के माहौल के अंदर जो चीज़ें उभर के आती हैं वो इन चीज़ों से कैटर होती हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लिए फोर्सेस जो काम कर रहे थे धरातल पर, वो उसका एक गुणात्मक प्रभाव है, या कह सकते हैं कि मल्टीपल इफेक्ट है। तो मल्टीपल इफेक्ट ने ये सब जाके एक तरह से सुनामी में बदला है। लेकिन जहाँ तक लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है, लेकिन संवैधानिक परिपाटी का सवाल है, जहाँ तक उस नैरेटिव को ज़मीन पे उतारने का सवाल है, तो ये इंडिया गठबंधन को अपनी कोर्स स्ट्रैटेजी में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नैरेटिव आपके पास ज़रूर है सोशल जस्टिस का, नैरेटिव ज़रूर है आपके पास सामाजिक न्याय का, नैरेटिव ज़रूर है कि आप आरक्षण को बढ़ाएंगे, लेकिन ये धरातल पर कैसे उतरे, इसके लिए आपको एक नए तरीके से नारे घड़ने होंगे। इसलिए आपको एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का जो पहलू होता है उसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे जो नारे होते हैं, या जो ये जिस तरह के स्लोगन्स होते हैं, या जो नैरेटिव होता है, ये जमीन पर किस तरह से ट्रांसलेट हो, इन सब चीजों के पर इसके इर्द गिर्द आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। क्विक कमेंट चाहूंगा मैं जिलानी साहब, आपका भी कोर्स ऑफ एक्शन, मेरा सवाल वही है, आप इस पर अपनी क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? आपकी राजनीति का पैटर्न तय है?
नहीं, हमारा बिल्कुल क्लियर है। हमने जब 1980 में फॉर्म किया भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बाद, तो जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त लिखा, उसको भी पूरा करा उसने। तो जो हम अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में जो भी बात कहते हैं, जनता के हित के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के हित के लिए अपना कर्तव्य मान के जमीन पे उतारते हैं। और ये आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था और कल भी होता रहेगा। मैं हिंदुत्व की राजनीति की बात कर रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे का जो इंटरप्रिटेशन निकाला गया है, या कई जो छुपे अर्थ देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू जो सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं, उनकी पूरे भारत में मुझे लगता है कि 82% लोग हैं, और उन्हीं के संगठन है। किसी पार्टी से आप अगर ये सवाल करेंगे इस वक्त, तो मुझे लगता है कि वो यही बात तो कहेंगे कि भाई जो जिनकी तादाद ज्यादा है उनके लोगों के ठीक है। लिए वो मैं बात तो कोशिश करेंगे करता हूं, कि आपने ठीक कहा, वो किसी से भी उनकी सवाल नहीं करेंगे। करेंगे। अब्बास साहब, आपसे सवाल, क्या आपका भी कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि संविधान जातीय रूप से जातीय आधारित राजनीति को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी हमेशा से करते आए हैं, और सामाजिक न्याय का इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन हमारा कर्तव्य भी है। हमारा क्या, सबका है। संविधान की रक्षा, संवैधानिक के हिसाब से काम करवाना, ये शायद सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये तो हम जिस बात पे शुरू से करते आए हैं वो काम आज भी चल रहा है। सबको न्याय मिले, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका अधिकार उस हिसाब से मिले। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ है? हाँ, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, और उन मुद्दों के साथ ही हम चुनावी मैदान में जाते हैं। तो रूपरेखा क्या होगी, आगे आने वाली परिस्थितियाँ बताएंगी। हाँ, ठीक है। ये सवाल बड़ा गहरा है और मैं जानता हूं कि इस पर बहुत फौरी टिप्पणियां ही हो सकती है। जिलानी साहब आपका और अब्बास साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जयप्रकाश जी और बिलाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जैसा भी समय हो उनका वो समय रखें और उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रामदास आठवले साहब से खास बातचीत भारत एक्सप्रेस की वो फटाफट दिखाते हैं। मेरे साथ रामदास आठवले हैं। पहली प्रतिक्रिया जीत की, महायुति की। जीत की तो हमारी बहुत बड़ी मतलब विक्ट्री है, और मतलब महायुति की बहुत बड़ी विक्ट्री है। और महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री, मतलब उनकी फैक्ट्री अभी बंद हो चुकी है। और जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इतना बड़ा हमको सपोर्ट किया है कि हमारे अपेक्षा से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर, विकास को स्वीकार कर उन्होंने वोटिंग किया है। उन्होंने कहा था संविधान खतरे में है अगर बीजेपी और महायुति जीती तो। तो मुझे लगता है कि लोगों के ध्यान में आ गया कि राहुल गांधी और इंडिया आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी वाले ही हमें खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी खतरे में आ गई है। और उनको मतलब विरोधी पक्ष का नेता भी मतलब उनको नहीं मिल पा रहा है। सीएम कौन होगा? सीएम कौन होगा? सीएम हमारा जो हम बैठ कर तय करेंगे, मतलब जो हमारे सभी पार्टी के जो एमएलए एक साथ बैठेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बैठेंगे और मुख्यमंत्री पद का नाम तय होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि रामदास आठवले ने प्रतिक्रिया दी है। भारत एक्सप्रेस, मुंबई। हेमंत सोरेन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, अगर उनको हम सुन पाए। माता पिता का आशीर्वाद सर पर रहना चाहिए, और इसको लेकर के आज हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, है ना। चलिए, आप लोग को समय समय पर चीजें बताई जाएगी, आप लोग घबराइए मत। चलिए, तो माता पिता का आशीर्वाद, और ये बात सही है, शिबू सोरेन साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा चेहरा आज भी शिबू सोरेन बेशक एक्टिव ना हो, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि उनका चेहरा, उनकी जो इमेज है ख़ास तौर पर आदिवासी बेल्ट में, वो आज भी बरकरार है। और वो ताकत आपको यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों की संख्या के तौर पर दिखाई देती है।